Hello, everyone. So, जानते हैं, my name is Jatin Varshne. Okay, and we will start with the very first chapter. ठीक है, that is units and measurement. And I hope you are all enjoyed the 10th class physics or 9th and 10th class physics. Have you done this entrance exam? Okay, very good. So, how was that? कैसा रहा? अच्छा रहा. ओके, फिजिक्स कैसी रही? ओके, फाइन, गुड. Here we will discuss something, the new basics of 11th class pattern, which is very different from the 10th class. 10th क्लास से बिल्कुल अलग है. ओके, 9th और 10th से आप 11th क्लास में जब हम देखेंगे, ठीक है, तो एकदम नए नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, बहुत अलग तरह का हम लोग रुक पाएंगे 11th फिजिक्स में. ठीक है, अब फिजिक्स जैसे कि आप लोग नीट के बच्चे हैं सभी लोग, तो फिजिक्स को जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जान जो खाती है वो फिजिक्स खाती है. सही है ना? मैथमेटिक्स नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, जो कि एक धमाकेदार सब्जेक्ट है. फिजिक्स को हम किस तरह से समझेंगे? हेलो एवरीवन ऑनलाइन. ऑनलाइन कौन कौन है हम लोगों के साथ? आयशा है, मंतशा है एंड सैयद हसन अब्बास है. आर यू एबल टू लिसन मी एवरीबॉडी प्लीज? Okay. Okay, good, 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 good. So how we will carry on this physics 11th class, and what is the basics of physics which will become in the NEET exam. नीट एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स की और कैसे. तो सबसे पहले बच्चों ये बताइए, नीट एग्जाम लिया क्यों जाता है? नीट एग्जाम होता क्यों है? बताइए, यहीं से आंसर मिल जाए. नीट एग्जाम होता क्यों है? नीट एग्जाम इसलिए होता है कि वो टेस्ट करते हैं कि क्या आप लोग डॉक्टर बनने लायक हैं या नहीं. बोलो हाँ या ना. सही है ना? बस यही तो टेस्ट करते हैं, क्या वो डॉक्टर बनने लायक हैं आप लोग या नहीं. आईआईटी मेंस का एग्जाम क्यों होता है? कि वो टेस्ट किया जाता है कि वो बच्चे जो है इंजीनियर बनने लायक हैं या नहीं. ठीक है ना? अब डॉक्टर बनने लायक हैं, इसके लिए फिजिक्स में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी? फिजिक्स में क्या क्या नेसेसिटी है? देखो साहब, डॉक्टर बनने लायक हैं या नहीं ये टेस्ट किया जाएगा. हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के माध्यम से क्या टेस्टिंग होगी. केमिस्ट्री में क्या टेस्ट किया जाएगा वो केमिस्ट्री वाले सर ने बता दिया. बायोलॉजी में क्या टेस्ट किया जाएगा वो बायोलॉजी वाले सर ने बता दिया आपको. फिजिक्स में क्या टेस्ट किया जाएगा वो मैं बताऊंगा. ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार सभी लोग बोल दो यस सर. Yes, sir. गुड. आयशा की मुझे आवाज आ गई. मंतशा, सैयद हसन अब्बास, आप लोग क्यों खामोश बैठे हैं? एक बार अनम्यूट होके मुझे जवाब दो, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप लोग भी जिंदा हैं. गुड. Yes, सर sir. वीडियो पॉज हो गई है सर. हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फिजिक्स में है क्या. हमारी फिजिक्स में है क्या, पहले ये देख लेते हैं. ये पता ही नहीं है कि हमें फिजिक्स में है क्या, तो हम क्या बताएंगे क्या टेस्ट होगा. सही है ना? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी फिजिक्स में है क्या. जो हम 11th और 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो हमारी फिजिक्स में है क्या. तो हमारी फिजिक्स में सबसे पहले है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये सबसे पहली चीज है हमारी. इसमें हम क्या पढ़ते हैं? पूरी फिजिक्स की यूनिट्स और मेजरमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं कि पूरी फिजिक्स में क्या क्या यूनिट्स हैं और उनको कैसे मेजर किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, एरर्स क्या क्या आती हैं, डायमेंशंस कैसी होती हैं, और आपके पास छोटी यूनिट्स कौन कौन सी हैं और बड़ी यूनिट कौन कौन सी है.
ये सब यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम ग्रैप अप करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम एरर्स को देखते हैं, एरर्स कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हैं, कैसे प्लस और माइनस होती हैं, इन सबको हम फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं। बोलो सही बात है ना आयशा, मंतशा? यस सर। ओके, तो ये हम लोग सर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ते हैं। क्या क्या हमने बताया यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, सही है ना? यूनिट्स, यूनिट्स के बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं? इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स, एरर्स, डायमेंशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ये हम पढ़ते हैं, क्लियर? ये सब आपका इसमें आ जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, क्योंकि हमें मेजर करना होता है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स दो चीज पर डिपेंड होती है, फैक्ट्स, एक तो फैक्ट्स कि मैंने थप्पड़ मारा तो वो भी मुझे थप्पड़ मारेगा, फैक्ट है ना? फैक्ट है, नहीं मारेगा तो गाली देगा फैक्ट है, सही है ना? तो ये तो फैक्ट हो गया। अब इसको मेजर भी करेंगे, कितनी जोर से मारेगा। अगर मैंने 10 न्यूटन से मारा तो वो कितने न्यूटन से मारेगा, फैक्ट है, ठीक है। फैक्ट को मेजर भी करना है तो मेजरमेंट, सही है ना? अगर मैं इतनी वेलोसिटी से भागूंगा, ठीक है, तो रोड मेरे से पीछे कितनी वेलोसिटी से भागेगी, मेजर करेंगे। अगर रोड चिकनी हुई तो मेरे पैर कितनी तेज से भागेंगे और रोड कितनी तेज से भागेगी, मेजरमेंट। हर जगह मेजरमेंट हो गया, सही है ना? मेरी कार की स्पीड इतनी चल रही है, मेरे बराबर से कोई कार गुजरी, उसकी स्पीड मुझे कितनी दिखाई देगी, मेजरमेंट, सही है ना? हर चीज में मेजरमेंट घुस गया। तो ये हमारा एक जनरल चैप्टर हो गया, दिस इज आवर जनरल चैप्टर, जो कि आज हम कुछ हिस्सा इसका डिस्कस करेंगे, और इसको हम बोलेंगे जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स नीट में इससे 3 नंबर का लगभग आता है, सही है ना? नीट में सिर्फ इसी टॉपिक से 3 नंबर का लगभग आ जाता है, 2 से 3 नंबर का। समझ में आया भाई? यस हसन, सर। अब्बास, 2 से 3 नंबर का हमारे पास इसमें कैप्चर हो जाता है। अब 3 नंबर तो हमारे नीट में आ गए अगर हमने ये ढंग से पढ़ लिया तो, सही है? सर फिर नंबर है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जो हमारा आएगा तो क्या आएगा, इसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं न्यूटन बाबा। सबने इनका नाम बहुत सुना है और सबने इनको खूब गालियां दी हैं कि बड़ा परेशान किया है इन्होंने, न्यूटन बाबा। तो न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन्स फिजिक्स, न्यूटन बाबा ने क्या फिजिक्स दी थी? न्यूटन की जो फिजिक्स होती है वो होती है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, सही है ना? तो न्यूटन बाबा ने अपने पिटारे से एक बहुत बढ़िया फिजिक्स निकाली, जिसको क्या बोला हमने, मैकेनिक्स। क्या बोला? मैकेनिक्स, ठीक है। न्यूटन बाबा की जो सबसे मशहूर चीज है वो है मैकेनिक्स, समझ गए? पूरी 11th क्लास की पहली किताब इसी पे टिकी हुई है, मैकेनिक्स पे। पूरी 11th क्लास की पहली किताब मैकेनिक्स पे टिकी हुई है। क्या है मैकेनिक्स में ऐसा? मैकेनिक्स के 2 हिस्से होते हैं, एक तो काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स। पहला हो गया काइनेमेटिक्स, दूसरा हो गया डायनेमिक्स। समझ में आ रहा है भाई? आयशा, मंतशा,
Yes, sir. विजिबल है ना सब कुछ? कोई दिक्कत तो sir. नहीं हो रही है? Yes, sir. काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। ठीक है, आपका नाम क्या है? एमाम। किस स्कूल से हैं आप? ये कहाँ है? ओके, आप किस स्कूल से हैं? डीपीएस अलीगढ़, सिविल लाइंस। वेरी गुड। आपका क्या नाम? आपने तो मेरी क्लास ऑनलाइन करी है। ओके, आप किस स्कूल से हैं? वेरी गुड, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स इधर ऑनलाइन वाले बच्चे, आयशा आप किस स्कूल से हैं? यस, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कि यहां पर काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ये दो टॉपिक्स हो गए हमारे, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हमारा जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हम यहां पर मोशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मोशन। और कुछ नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? मोशन। अब मोशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? 9th क्लास में हमने पढ़ा था मोशन। मोशन में क्या क्या चीज हमने पढ़ी थी? डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। यही चीजें ना पढ़ी थी, इनके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ा था। सही बात है ना? इसने पूरा मोशन बना दिया, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गए, ग्राफ भी आ गए। ठीक है, और आपके 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, फ्री फॉल, क्या क्या आ गया था। बिल्कुल सही बात है ना? तो ये मोशन आपका हम पढ़ते हैं किसमें? काइनेमेटिक्स में। किसमें पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में। फिर हमारा ये आ जाता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम फोर्स भी पढ़ते हैं और मोशन भी पढ़ते हैं। डायनेमिक्स में हम मोशन के साथ साथ फोर्स भी पढ़ते हैं। मोशन तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में फोर्स भी पढ़ते हैं। सही है ना? ये क्या हो गया आपका? डायनेमिक्स। ये क्या हो गया आपका? काइनेमेटिक्स। ये क्या हो गया आपका? डायनेमिक्स। एकदम क्लियर? बहुत अच्छी वाली। ठीक है, तो अब इसके जो चैप्टर्स हमारे बने 11th क्लास में, वो सबसे पहला चैप्टर हमारा हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में किस तरह से होता है। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वही 9th क्लास वाली फिजिक्स आ गई, उसका थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया कि किस तरह से हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, क्या क्या पैरामीटर्स बदल रहे हैं, क्या क्या वेलोसिटी, कैसे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, क्या क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस एंड दैट। सिंपल वाली। सही है ना? फिर अगला जो चैप्टर हमारा आ गया, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में हमारा क्या हो जाएगा? मोशन इन अ प्लेन में हम लोग ये करेंगे कि हमारा मोशन किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में कैसा हो रहा है। अब प्लेन क्या हो गया? अ 2 डायमेंशनल सरफेस, दैट इज प्लेन। ओके, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो की बात हो, या जिसमें वाई एक्सिस जेड एक्सिस दो की बात हो, दे आर द प्लेन्स। ओके, समझ में आई बात? तो अब जैसे कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो इस स्टाइलस का मोशन हो रहा है। इस स्टाइलस का मोशन कैसा हो रहा है? मोशन इन अ प्लेन। एक प्लेन पे ही तो मोशन हो रहा है। ठीक है, आपने इस बॉल को ऐसे फेंका, सही है ना? तो ये बॉल ऐसे गई, ये कैसा मोशन हो गया? मोशन इन अ प्लेन। सही है ना? आपने एक कैरम का स्ट्राइकर, एक कैरम का स्ट्राइकर लिया और ऐसे हिट किया, ऐसे फोर्स लगाया, सही है? तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ये मोशन कैसा है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कैसा मोशन है ये? स्ट्रेट लाइन मोशन है। लेकिन अगर अगर यहां पर मैंने इसको रस्सी से बांध दिया, अगर मैंने यहां पर इसको रस्सी से बांध दिया, ये मैंने इसको रस्सी से बांध दिया, अब ये कैसा हो जाएगा? घूम जाएगा। घूम जाएगा ना? तो ये कैसा मोशन हो गया? मोशन इन अ प्लेन। सही बात है ना? ये सर्कुलर मोशन हो गया और ये कैसा मोशन हो गया? मोशन इन अ प्लेन। तो इस रस्सी ने ही स्ट्रेट लाइन मोशन को मोशन इन अ प्लेन बना दिया। बोलो, समझ में आई बात? तो इन सभी मोशंस की स्टडीज को हम क्या करते हैं? इन सभी मोशंस की स्टडीज को मोशन इन अ प्लेन का नाम देते हैं। जिस जो कि मोशन किसमें हो रहे हैं? एक प्लेन में हो रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है और एक प्लेन में मोशन हो रहा है। इन सब के डिफरेंसेस को हम समझेंगे। ये दोनों चैप्टर्स हमारे किस में आ जाते हैं? ये दोनों चैप्टर्स हमारे आ जाते हैं काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स, ठीक है?
काइनेमेटिक्स में आ जाते हैं, जिसमें हमने सिर्फ मोशन की बात करी, ठीक है। फिर अब हम मोशन के कारण को समझेंगे, मोशन क्यों हो रहा है। तो मोशन का कारण क्या है, न्यूटन बाबा, सही है ना। मोशन का कारण हो गया न्यूटन बाबा, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, सही है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये साहब किसने फसाद की जड़ दी है, ये न्यूटन ने, सही है ना। तो एनएलएम इसको बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सही है ना। एनएलएम ये आपका किसमें शुमार है, डायनेमिक्स में, सही है। ये किसका टॉपिक हो गया, डायनेमिक्स का टॉपिक हो गया, एकदम क्लियर, ओके। फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बाद आ जाता है वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, सही है ना। ये भी अगला टॉपिक हो जाता है, वर्क पावर एंड एनर्जी, ओके। तो ये पूरा क्या बनता है, इसी तरह से ये पूरा जो है डायनेमिक्स बनता जा रहा है, पूरी मैकेनिक्स में ये आता जा रहा है, क्योंकि फोर्स से क्या होगा, वर्क होगा, वर्क किस वजह से होगा, एनर्जी की वजह से होगा, एनर्जी कंज्यूम या वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर हो गया, ये सब किस में आ गया हमारा, वर्क पावर एंड एनर्जी में, जो कि 9th क्लास में थोड़ा बेसिक पढ़ा था, उससे एडवांस वर्जन हम इसमें पढ़ेंगे, सही है ना। अब वर्क पावर एनर्जी के बाद आगे क्या होगा, जरूरी है कि बच्चे हैं तो बच्चों का सर घूमना चाहिए, क्योंकि नीट पढ़ रहे हैं, वरना मजा कैसे आएगा, वरना सब लोग ये कहेंगे कि अरे नीट की तैयारी तो बड़ी आसान है, सर तो घूमना चाहिए ना, सही है। तो कौन सा मोशन होना चाहिए, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन तो होना ही चाहिए। देखो हमारे आसपास कितनी सारी चीजें घूम रही हैं, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है ना, हमारी अर्थ घूम रही है, यूनिवर्स भी घूम रहा है, सोलर सिस्टम भी घूम रहा है पूरा। जब सब कुछ घूम रहा है तो हम इसको कहां ले जाएं, तो एक हमारा अगला जो मोशन आ जाता है, दैट इज रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ये हमारा अगला टॉपिक हो गया, रोटेशनल मोशन, सही है। रोटेशनल मोशन में क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, रोटेशनल मैकेनिक्स, सही है ना। अभी तो हमने लीनियर मैकेनिक्स पढ़ी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। रोटेशनल मोशन में हम पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स, कैसे कि कोई भी चीज किस तरह से रोटेट कर रही है, ओके। और उसमें क्या क्या फोर्सेस, कैसे एंगुलर मोमेंटम, कैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कैसे एंगुलर वेलोसिटी उसमें काम कर रही है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं किसमें, रोटेशनल मैकेनिक्स में, ओके। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में ग्रेविटी के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सैटेलाइट्स, केपलर्स लॉ, ये बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं, जिसमें हमने ग्रेविटी के बारे में काफी कुछ जाना, कुछ समझा। वो सब किस चैप्टर में होगा, इसमें होगा, समझ में आई बात। और ये पूरी हमारी 11th की पहली किताब होगी, ठीक है, फर्स्ट बुक, जिसमें हमारा ये सब क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स हो गई, समझ में आई बात, ये पहली किताब हो गई। अब नीट में भाई डॉक्टर बनना है तो ये सब जानना तो पड़ेगा, हड्डी टूट गई किसी की, सही है ना, हमारे मोशन हो रहे हैं इस तरह से, सही है, कैसे कैसे क्या क्या चीज मैकेनिक्स काम कर रही है, तो थोड़ा बहुत मैकेनिक्स का अंदाजा तो होना चाहिए, होना चाहिए ना, सही है ना, तभी तो डॉक्टर बनेंगे। तो ये सब सभी चीजों का हमें एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एकदम क्लियर। अब इनका जो वेटेज रहता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लगभग 1 नंबर का आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, सही है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 3 क्वेश्चन किससे आए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, सही है ना। एक क्वेश्चन किससे आ गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से आ गया। मोशन इन प्लेन से भी लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, सही है ना। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से
भी आपके एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी से एक क्वेश्चन आता है, रोटेशनल मोशन से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्रेविटेशन से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। समझ गए? लगभग ये पूरा जो है आपका एक सिनेरियो है कि कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। ओके, ये सब का जो है वेटेज है। एकदम क्लियर, समझ में आई बात? तो इसमें ये सारी चीजें हमें बहुत ध्यान से पढ़नी होंगी, और इनको पढ़ने का एक और मकसद भी है। ये सभी चीजें हमारी 12th क्लास में काम आएंगी। पूरी मैकेनिक्स हमारी 12th क्लास में इस्तेमाल होगी। अभी देखेंगे कहां कहां इस्तेमाल होगी, किस तरह से इस्तेमाल होगी। तो ये तो हार्ट है फिजिक्स का, उसको क्या बोलेंगे? हार्ट ऑफ द फिजिक्स। ओके, हार्ट हो गया ये। इसके बाद अगर हम बात करें फिर आगे 11th क्लास में आगे, तो आगे जो हमारे काम आएंगे, जो अगले चैप्टर्स हैं हमारे, दैट इज, परेशान नहीं होना, ये सब चीज मैं अपलोड कर दूंगा उस पर, सही है ना? तो वहां से भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अपनी दूसरी किताब की, आगे आगे हम क्या पढ़ने वाले, तो देखो भाई, आगे हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, जो इंजीनियरिंग में काम आते हैं, लेकिन मेडिकल साइंसेस में भी इनको थोड़ा सा परखा जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में क्या होता है? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में ये होता है कि हड्डी है, हमारी हड्डी पे कितना फोर्स लगाएंगे टूट जाए। आई बात समझ में? हमारी हड्डी कितना फोर्स झेल सकती है, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। आप जिस चेयर पे बैठे हैं, उस चेयर का मटेरियल कितना लोड झेल सकता है, कितना वजन वो झेल सकता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। हमने ये डिजाइन किया पोल, ठीक है, जो कैमरे को होल्ड किए हुए है, तो इस पोल का डायमीटर क्या होना चाहिए जिससे कि कैमरा हमारा इधर उधर ना हिले। अगर कैमरे का पर किसी का हाथ लग जाए तो ये पोल जो है वाइब्रेट ना करे। बहुत सारी चीजें, खंबा, बिजली का खंबा, वो कितना डायमीटर का हो, कितने अंदर गहरा होना चाहिए जिससे कि आंधी आए या फिर कोई तूफान आए तो वो गिरे ना। गिर जाएगा तो किसी के ऊपर तो क्या हो जाएगा, डैमेज, सही है ना? ये सब चीजें हम कहां पढ़ते हैं? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। समझ में आई बात? हमारी बाइक है तो बाइक का इंजन का मटेरियल कैसा होना चाहिए, पता चला कि हमने बाइक चलाई वो पिघल गया, राइट? तो ये सब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ते हैं, सही है ना? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का मेडिकल लाइंस में भी काफी इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से हम बहुत सारे स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सही है ना? तो इसका भी वेटेज लगभग 1 नंबर का रहता है। ओके, देन आफ्टर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बाद हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है? हम पढ़ते हैं फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स में कौन कौन से आ गए? लिक्विड एंड गैसेस। ये क्या हो गए? हमारे फ्लूइड्स हो गए, लिक्विड्स एंड गैसेस, दीज आर द फ्लूइड्स। ओके, अब फ्लूइड्स में लिक्विड और गैसेस क्यों आते हैं? क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं, they can be flow. Okay, so those substances that can flow are categorized in the fluids. Okay, and fluids are liquid and gases, और इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है? तो हमारी बॉडी में भी बहुत फ्लूइड है या नहीं है? सही बात है। कौन सा है फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू? हमारा फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू कौन सा है? ब्लड। ब्लड है ना फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, सही है ना? और भी बहुत सारे फ्लूइड्स हमारी कैपिलरीज, वीन्स और आर्टरीज में जा रहे हैं।
पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स चल रही है, सही है ना। हम सांस ले रहे हैं, एयर अंदर जा रही है बाहर आ रही है, प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, लंग्स प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एवरीथिंग किससे ताल्लुक रखता है? फ्लूइड मैकेनिक्स से। समझ में आई बात? तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में भी हम जानते हैं और लगभग इसका वेटेज 1 से 2 नंबर का होता है। कई बार इससे 1 नंबर 1 क्वेश्चन आता है, कई बार इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, सही है ना। कई बार इससे 1 क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इससे 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सही है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद फिर हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है? हीट, गर्मी। समझ में आई बात? थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आता है हमारे 3 चैप्टर्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इन तीनों चैप्टर से लगभग 3 नंबर का आने की संभावना रहती है, 3 क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, 3 क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। सब याद रखना, मैं नंबर बाद में बोल रहा हूं, ये एक्चुअली क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आयशा समझ में आ रहा है? मंतशा समझ में आ यस रहा है? सर। सैयद, बहुत बढ़िया। तो ये सब जो है आपके क्वेश्चंस रहते हैं, ओके। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इससे लगभग 3 नंबर के 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में क्या होता है? थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी मैटर को ठंडा करें या गर्म करें तो उसमें क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे। दिस इज द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और मटेरियल। जैसे कि हमने सॉलिड को गर्म कर दिया तो सॉलिड एक्सपेंड करेगा, कितना एक्सपेंड करेगा, उसका टेम्परेचर कैसे राइज करेगा, टेम्परेचर क्या होता है। लिक्विड को अगर हम गर्म करें तो लिक्विड कैसे एक्सपेंड करेगा, कैसे कांटेक्ट करेगा। दिस ऑल वी विल लर्न इन द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसी तरह से गैसेस को अगर हम गर्म करते हैं, गैसेस को अगर हम कवरेज मतलब हीट देते हैं, ये हीट उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो गैसेस किस तरह से बिहेव करती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इसमें भी आपका ये कुछ हिस्सा इस्तेमाल हो जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, सही है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मतलब आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है 9th क्लास में और 10th क्लास में भी, कि 10th क्लास में तो खैर ये नहीं है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी मैटर को हीट अप करते हैं तो उसके इंटरमोलिकुलर क्या करते हैं, काइनेटिक मोशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनमें रहती है, जिसको ब्रोनियन मोशन भी बोलते हैं, वाइब्रेशन करते रहते हैं वो, सही है ना, डिफ्यूजन जिसकी वजह से होता है। तो उसको अगर हम और ज्यादा हीट कर दें तो किस तरह से उसमें बदलाव होंगे, किस तरह से उसकी एनर्जी बदलेंगी और किस तरह से उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस में, ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। एकदम क्लियर। जैसे कि आपने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक, डाइएटॉमिक और मोनोएटॉमिक गैसेस, ठीक है। तो ये सब हम इसमें डिटेल में जानेंगे और ये सब हमारा इसमें आ जाएगा 3 क्वेश्चंस के अराउंड, ओके। और फिर लास्ट में, अब सीधी सीधी बात तो होती नहीं है, कहीं पर सीधी सीधी बात होते देखा है? नहीं देखा है ना। अगर सीधे सीधे से सब कुछ हो गया तो फिर परेशानी ही ना हो, तो इसलिए फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी जरूरी है। डिस्टरबेंस भी जरूरी है ना, लाइफ में बहुत सारे डिस्टरबेंसेस हैं, सही है। तो फिजिक्स में भी डिस्टरबेंसेस आने चाहिए, आने चाहिए क्यों भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों डिस्टरबेंसेस होने चाहिए लाइफ में। तो डिस्टरबेंस होने के लिए क्या करना चाहिए हमें? डिस्टरबेंस होने के लिए हमें ऑसिलेशन पढ़ना चाहिए, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, वेव्स। सही है। जब डिस्टरबेंस होगा तो वेव्स बनेंगी। मैंने पेंडुलम को डिस्टर्ब कर दिया, पेंडुलम क्या करने लगा, ऑसिलेशन करने लगा, सही है ना। अब मैंने उसको बहुत तेज अगर डिस्टर्ब कर दिया
तो क्या होगा, वेव बनाएगा वो। सही है, मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूं बार बार, तो मेरे मुंह से वेव्स निकल रही हैं जो आपके कान के पर्दे को डिस्टर्ब कर रही हैं, और आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। यस और नो? तो दिस इज व्हाट, Yes, sir. डिस्टरबेंस। तो वाइब्रेशंस को हमें समझना है। ओके, अब भाई कान के पर्दे की जानकारी, वोकल कॉर्ड की जानकारी, ये सब करनी है ना, डॉक्टर बनना है तो ये जानना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहां से भी एक सवाल उठा लिया जाता है, लगभग एक क्वेश्चन यहां से भी उठा लिया जाता है। तो आपके जो चैप्टर्स बन गए ये सब इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लगभग टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? 45 तो करने होते हैं। सही है, 45 तो करने होते हैं। 50 टोटल 50 होते हैं, 45 तो करने होते हैं। सही है ना? तो टोटल इसमें से लगभग 22 क्वेश्चंस आ जाते हैं। 11th क्लास में से लगभग 22 क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं। सही है, तो अगर 11th क्लास हमने अच्छे से कर ली तो हमारे 22 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। मैं 22 क्वेश्चंस तो फंस गए। और ये 11th क्लास 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर बच्चे जो 11th में ढीलापन रखते हैं, 70% चांसेस उसके कम हो जाते हैं कि वो कोई कंपटीशन में बैठ सके। फैक्ट है ये, क्योंकि 12th क्लास में फिर उनका इंटरेस्ट बन नहीं पाता है। 12th क्लास में फिर वो 11th के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, 12th भी निकल जाती है, ले दे के बोर्ड से पास होते हैं, उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेज ढूंढते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें 11th क्लास को बहुत अच्छे से डील करना है, एक एक चीज को बहुत तरीके से समझना है और बहुत अच्छे से इसको इस पर वर्कआउट करना है। सही है ना? तभी हमारा अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये बातें हो गई हमारी क्लियर, अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 12th क्लास में ऐसा हम क्या पढ़ने वाले हैं? 12th क्लास में हम ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं? तो 12th क्लास में हमारा जो ड्रामा है, 12th क्लास में जो जितना भी ड्रामा है हमारा, वो काहे का है? हेलो रुफैदा, आर यू लिसनिंग मी? व्हाई आर यू लेट? यस, 12th क्लास में हमारा काहे का ड्रामा है? चार्ज का ड्रामा है। 12th क्लास में यही ड्रामे करेगा बस अकेला, चार्ज। सही है ना? इसी यही है सब फसाद की जड़, चार्ज ही ड्रामे करेगा। कैसे? चार्ज अगर रुका हुआ है, चार्ज अगर स्टेशनरी है, तो ये क्या बना देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये हमारी कैसी यूनिट हो गई? 1। चार्ज अगर रुका हुआ है तो ये यूनिट हमारी कौन सी हो गई? फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें चार्ज अपना आराम से शांति से बैठा है, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है वो एक अलग बात है, बट फोर्सेस लगा रहा है। तो ये आपकी यूनिट 1 हो गई, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 इसके कवर में आते हैं। चैप्टर 1 आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, और चैप्टर 2 आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया, और ये दोनों ही इस यूनिट में आ जाते हैं। ओके, फिर चार्ज जब मोशन करने लगता है, मूविंग चार्ज, तो क्या बना देता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग चार्ज क्या बना देता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज जब मूव करने लगेगा तो क्या बना देगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी बना देगा। Current. सही है ना? ये आपका यूनिट सेकंड हो गई, चैप्टर 3 हो गया। सही है, पहली यूनिट क्या हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी यूनिट क्या हो गई? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज
मोशन करने लग गया, चार्ज मूव करने लग गया, क्या बन गया ये? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मूव करके क्या करेगा चार्ज भाई? क्या करेगा भाई मूव करके? हाँ, करंट बनाएगा, चलो पंखे वंखे चलाएगा हमारे, ठीक है, एसी चलाएगा हमारा, गर्मी ना लगे, हमारी इंडस्ट्रीज को चलाएगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और चीज करता है, एक फिनोमेना भी करता है। वो कौन सा फिनोमेना करता है? एनी आइडिया फ्रॉम ऑनलाइन? मूविंग चार्ज या करंट क्या ड्रामे करता है, क्या फिनोमेना करता है, जल्दी बताओ। ऑनलाइन ऑफलाइन, दिस इज फ्री ऑफर। क्या करता है भाई मूविंग चार्ज? करंट पैदा कर क्या करता है? करंट पैदा कर करंट। चलो, करंट डायनामिक्स ये तो है, इसके साथ साथ ये एक मैग्नेटिज्म भी बनाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, सही है ना? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो ये खेल खेल गया, सही है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये हमारी कौन सी यूनिट हो गई? थर्ड यूनिट, चैप्टर 4, सही है ना? यूनिट थर्ड, चैप्टर 4। और इसमें एक चैप्टर और इंक्लूड हो जाता है, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सही है? तो ये हमारा चैप्टर 5 हो जाता है। चैप्टर 5। यस, चैप्टर 5, ठीक है। अब जो हमारा वेटेज है नीट में, इस यूनिट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, सही है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। कभी 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी 3 भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं 4 लमसम लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर 1 चैप्टर 2। हाँ, चैप्टर 1 चैप्टर 2 इंक्लूडेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बिल्कुल। फिर अगर मैं बात करूं मूविंग चार्ज एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में से, तो इसमें भी अच्छा वेटेज निकलता है, लगभग 5 क्वेश्चंस के अराउंड इससे हमारे मिल जाते हैं, सही है ना? लेकिन हम फिर भी इसको कम कर देते हैं, इसको भी लगभग 4 क्वेश्चंस के अराउंड कर देते हैं, सही है ना? 3 से 4 क्वेश्चंस हम इसमें से रख देते हैं, सही है? उसके बाद फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, लगभग 2 क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं, 2 क्वेश्चंस, ठीक है? क्योंकि भाई करंट हमारे अंदर भी दौड़ रहा है ना, आयंस हमारे अंदर भी दौड़ रहे हैं, हमारी बॉडी में करंट होता है, ईसीजी करते हैं, तो डॉक्टर्स को समझना चाहिए ना ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, राइट? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, स्टेशनरी चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में। हमारी एमआरआई होती है, एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हमारे ब्रेन को परखा जाता है, हमारे ब्रेन में सब क्या है? आयंस है, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है? तो ये सब कैसे हम पढ़ेंगे? जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक कैसे हम निकल पाएंगे, सही है ना? उसके बाद फिर हमारा जो वेटेज आता है, इसके बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं? अब मैग्नेटिज्म हमारा आ गया, मैग्नेट हमें मिल गई, मैग्नेट का क्या करेंगे? बिजली बनाएंगे। मैग्नेट से क्या करेंगे? बिजली बनाएंगे, सही है ना? तो बिजली बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं, ठीक है? तो ये हमारा अगला चैप्टर हो गया,
चैप्टर 6, इसमें से भी लगभग एक सवाल आ जाता है ईएमआई से, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब हमने करंट बना ली तो हमारी एक करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। होता क्या था कि पहले जो है कौन सी करंट यूज होती थी हमारी, डायरेक्ट करंट। कौन सी यूज होती थी, डायरेक्ट करंट, डीसी। आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ी होगी डीसी एंड एसी, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। डीसी कैसी होती है, डीसी वो होती है जो अपनी पोलैरिटी रिवर्स नहीं करती, जो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करती है। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रहता ही रहता है हमेशा, सही है ना। और एसी क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जो अपनी पोलैरिटी रिवर्स करती रहती है, चेंज करती रहती है, दैट इज द एसी करंट। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, कोई भी ऑनलाइन वाला बच्चा भी पूछ सकता है, दैट इज फ्री। तो क्या है, यू ऑल आर फ्री, एसी एंड डीसी आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट जो अपनी पोलैरिटी रिवर्स करती रहती है फ्रीक्वेंटली, और डीसी डायरेक्ट करंट जो अपनी पोलैरिटी रिवर्स नहीं करती। तो पहले क्या होता था, पहले डीसी करंट, जब हमारा थॉमस एल्वा एडिशन था उसने पूरे न्यूयॉर्क को जगमगा दिया अपने बल्बों से डीसी करंट का इस्तेमाल करके, सही है। लेकिन डीसी करंट से काफी सारे लॉसेस होने लगे, डीसी करंट से ट्रांसमिशन लॉस भी हुआ, डीसी करंट खतरनाक भी था लोगों के लिए बहुत ज्यादा, और बहुत सारी समस्याएं डीसी करंट से होने लगी। इलेक्ट्रिकल मशीन्स भी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रही थी डीसी करंट से। तो हमारे थॉमस एल्वा एडिशन के लैब असिस्टेंट थे कौन, निकोला टेस्ला। कौन थे, निकोला टेस्ला। उन्होंने अपना दिमाग चला दिया, उन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट का निर्माण किया। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट का जब उन्होंने एक डिजाइन बनाया तो उनको डिस्कार्ड कर दिया किसने, थॉमस एल्वा एडिसन ने। और फिर उन्होंने वो डिजाइन किसी और को बेच के और अपना नाम आगे बना लिया। तो निकोला टेस्ला इज नोन एज द फादर ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट एज वेल एज द फादर ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो निकोला टेस्ला हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट के मालिक कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं। तो इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा अगला चैप्टर है, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ये हमारा कौन सा चैप्टर हो गया, चैप्टर 7, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, समझ में आई बात। ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा चैप्टर 7 हो गया। अब ऑल्टरनेटिंग करंट से भी आपके लगभग एक सवाल आ जाता है, कभी कभी 2 सवाल भी आ जाते हैं, सही है ना। 1 या 2 क्वेश्चंस हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट से आ जाते हैं नीट में। ओके, देन आफ्टर ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद फिर अब चार्ज क्या है, ड्रामे करने लगा। अभी तक तो चार्ज क्या कर रहा था, यहां तक आराम से मूव कर रहा था, आहिस्ते आहिस्ते मूव कर रहा था, सही है ना। अब चार्ज ने क्या करना शुरू कर दिया, एक्सेलरेशन करना शुरू कर दिया। चार्ज ने क्या करना शुरू कर दिया, एक्सेलरेशन करना शुरू कर दिया। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा, जब चार्ज ड्रामे करेगा, जब डिस्टर्बेंसेस होंगे तो क्या बनाएगा, वेव्स। क्या बनाएगा, वेव्स। वेव्स बनाएगा ना, क्यों भाई बच्चों, वेव्स बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो जब ये चार्ज वेव्स बनाने लगेगा तो फिर वेव्स कौन सी होंगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो वेव्स आ जाएंगी ये कौन सी वेव्स आ जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएंगी। मूविंग चार्ज मेक्स द वेव्स व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हमारी बनेंगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी लगभग 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब बनेंगी, हमारा चैप्टर कौन सा हो गया, 8, चैप्टर 8 हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहां तक ये हमारी किताब कंप्लीट, पहली किताब। अब इसके बाद सेकंड बुक हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो यहां तक चार्ज का ड्रामा था, चार्ज ने खूब नौटंकी करी और ये सब हमारे इतने सारे चैप्टर बना दिए, सही है ना। फिर आगे आगे जो हमारा बनेगा
वो क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बनाती है, कोई आइडिया भाई ऑनलाइन, क्या बनाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या बनाती है भाई एवरीबॉडी, सैयद, हसन अब्बास, सुबैदा, मुंतशा, आयशा, एनीबॉडी फ्रॉम ऑफलाइन, या क्या बनाती है, कोई तो बोलो क्या बना, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बनाती है, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बनाती है, लाइट, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बोलो हाँ या ना। यस अगला हमारा टॉपिक आ गया लाइट, सही है। अब लाइट के दो पार्ट्स हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। लाइट के दो हिस्से हो गए, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, और वेव ऑप्टिक्स जो कि अब नहीं पढ़ेंगे, सही है ना। रे ऑप्टिक्स में लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती थी, वेव ऑप्टिक्स में लाइट जो है थोड़े से डेविएट होगी, सही है ना। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये हमारा हो गया चैप्टर 9 और ये हो गया हमारा चैप्टर 10, और दोनों ऑप्टिक्स से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके क्लियर। इसके बाद फिर लाइट, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बाद फिर हम बात करेंगे किसकी, एक बड़े आदमी ने ये कह दिया कि लाइट वेव तो है, पार्टिकल भी है, बस सबका दिमाग उसमें लग गया, सही है ना। लाइट वेव तो है, लाइट पार्टिकल भी है, ये और कह दिया, गलती से कह दिया, बच्चों का बेड़ा गड़क हो गया, सही है ना। अब फिर लाइट पार्टिकल है तो अब उस पर ध्यान करो। तो लाइट पार्टिकल है तो लाइट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं ना। तो फिर एक और नया चैप्टर हमारा बन गया, दैट इज डुअल नेचर, डुअल नेचर, ठीक है, डुअल नेचर, ये हमारा चैप्टर 11 हो गया, डुअल नेचर, सही है। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल जिसमें नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर आता है। हाँ बेटे, क्या 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 कहा आपने, सर मैं कह रही हूँ कि मतलब जिसमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर आता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर आपका 11 हो गया, लाइट का भी डुअल नेचर इसमें शो होता है, सही है। तो ये चैप्टर 11 हो गया हमारा, डुअल नेचर, सही है। उसके बाद फिर हमारी आ जाती है डुअल नेचर के बाद कौन सी, मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं एटम को, न्यूक्लियस को, और सेमीकंडक्टर्स को, सही है। एक क्वेश्चन लगभग एटम से आ जाता है, दो क्वेश्चंस लगभग न्यूक्लियस से आ जाते हैं, और सेमीकंडक्टर से भी लगभग 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये पूरी फिजिक्स आपकी 11th 10th 12th क्लास की हो जाती है। डुअल नेचर से अराउंड 1 क्वेश्चन आ जाता है, ओके, एक क्वेश्चन डुअल नेचर से ही पूछ लिया जाता है। तो ये सब हमारा पूरा जो है सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वेटेज है नीट में, ठीक है। चैप्टर वाइज वेटेज हमारा हो गया नीट में, जिसमें हमने हर चैप्टर को देख लिया, हर चैप्टर को परख लिया। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, और हमें किस किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, और क्या क्या चीजें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। एकदम क्लियर भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों सभी लोग।
तो आगे बढ़े। Yes, sir. अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, पहला चैप्टर अपना, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहला चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये पहला चैप्टर है हमारा जी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? यूनिट्स की। क्या होती है यूनिट्स? कोई आइडिया? एनीवन? यूनिट क्या होती है बताइए। अगर मैंने 20 लिख दिया, क्या है ये? नंबर है, और कुछ थोड़ी है, सही है ना। अगर मैंने इसके सामने केजी लिख दिया, अब क्या हो गया? ये मास हो गया, सही बात है ना। इसके लगने से इसको क्या मिल गया? डेफिनेशन मिल गई। अगर मैंने 20 के सामने m लगा दिया होता तो ये क्या बन जाता? लेंथ। अगर मैंने 20 के सामने सेकंड लगा दिया होता तो क्या बन जाता? सेकंड। तो यूनिट क्या हो गया? यूनिट इज बेसिकली द टर्म दैट डिफाइंस द मैग्नीट्यूड। अब इसमें दो चीजें हो गई ना, एक तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया? यूनिट। सही है। एक ये चीज क्या हो गई? मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? मैग्नीट्यूड। और पीछे क्या हो गया? यूनिट। सही है ना। तो यूनिट इज द टर्म दैट डिफाइंस द मैग्नीट्यूड। बिल्कुल ठीक। तो लिख सकते हैं यूनिट इज अ टर्म दैट डिफाइंस द मैग्नीट्यूड। सही बात है, एकदम क्लियर। यूनिट लगाने से हमें मैग्नीट्यूड को डेफिनेशन मिल जाती है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड एक नंबर है। अब यूनिट को हम यूज करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझाने में या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने में। सही है ना। यूनिट्स को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझाने में या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने में हम इस्तेमाल करते हैं। यूनिट्स हम आगे बहुत तरह की पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी पढ़ेंगे यूनिट्स के। तो यूनिट्स बेसिकली क्या होती हैं? यूनिट्स बेसिकली होती हैं कि जो मैग्नीट्यूड को डिफाइन करें और जो हमारे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करें। सही है ना। दे ऑल्सो describes any physical quantity। ओके, ये क्या हो गई? यूनिट्स हो गई। ठीक है। यूनिट्स हमारी दो तरीके की होती है। अगर हम आसान लैंग्वेज में बात करें तो यूनिट्स हमारी दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। पहली यूनिट क्या हो गई? प्राइमरी यूनिट्स, और दूसरी यूनिट क्या हो गई? सेकेंडरी यूनिट्स। ठीक है। ये दो टाइप की यूनिट्स होती हैं, दो कैटेगरी की यूनिट्स होती हैं। पहली यूनिट्स आपकी हो गई प्राइमरी यूनिट्स और दूसरी यूनिट आपकी हो गई सेकेंडरी यूनिट्स। समझ में आई बात? प्राइमरी यूनिट्स क्या होती हैं? प्राइमरी यूनिट्स वो होती हैं जो किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, जो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती हैं। दे आर प्राइमरी यूनिट्स। ठीक है। प्राइमरी यूनिट्स किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं लेंथ की, लेंथ, तो लेंथ क्या है? अगर मुझे किसी भी चीज की लेंथ नापनी है तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? नहीं। मैं क्या करूंगा? एक स्केल लूंगा, एक इंची टेप लूंगा, उसको नाप लूंगा। सिंपल। तो ये क्या हो गई? लेंथ क्या है? प्राइमरी यूनिट है। सही है ना। लेंथ प्राइमरी क्वांटिटी और इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर। ठीक है भाई। लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर।
So this is the primary unit because it do not depends on the other units. That's why. एकदम क्लियर. फिर लेंथ के बाद क्या आता है हमारा? मास. लेंथ के बाद क्या आता है? मास. मास काय में मेजर किया जाता है? एनीबॉडी ऑनलाइन? मास किस में मेजर किया जाता है? यस, एनीवन? केजी केजी में. ठीक है, मास काय में मेजर किया जाता है? केजी में. बिल्कुल ठीक. समझा दीजिए. यस, किलोग्राम. बहुत अच्छे हसन. तो मास किलोग्राम में कन्वर्ट मेजर किया जाता है. सो दिस इज प्राइमरी यूनिट. ये पहली प्राइमरी यूनिट हो गई, ये दूसरी प्राइमरी यूनिट हो गई. तीसरा अगला क्या आता है? टेम्परेचर. ये टाइम ले लो पहले. टाइम. टाइम काय में मेजर किया जाता है? सेकंड्स में. ठीक है, टाइम किसी और पे डिपेंड करता है? नहीं करता. टाइम डू नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर. ओके, सो दिस इज व्हाट प्राइमरी. सही है. टाइम के बाद फिर क्या आएगा? टेम्परेचर. बताओ, टेम्परेचर किसी पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा. टेम्परेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी यूनिट. ठीक है, तो टेम्परेचर को काय में नापते हैं? केल्विन में नापते हैं. ठीक है, केल्विन टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन. अगला भाई क्या हो गया? अगली प्राइमरी यूनिट क्या हो गई? लुमिनियस इंटेंसिटी. लुमिनियस इंटेंसिटी. लुमिनियस इंटेंसिटी किस में मेजर की जाती है? कैंडेला में. लुमिनियस इंटेंसिटी किस में मेजर की जाती है? कैंडेला में. लुमिनियस इंटेंसिटी एक्चुअली क्या होती है? चमक. रोशनी की चमक, रोशनी की इंटेंसिटी, दैट इज लुमिनियस इंटेंसिटी. ये काय में मेजर की जाती है? कैंडेला में. सही है ना. सिक्स्थ अगला प्राइमरी है. ये सब जो लिख रहा हूं मैं ये कैसी है? प्राइमरी है. प्राइमरी यूनिट्स, प्राइमरी क्वांटिटीज. सही है ना. उसके बाद लुमिनेटिव इंटेंसिटी के बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को काय में मेजर करते हैं? एम्पियर में. बिल्कुल ठीक. इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में. देन आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट के बाद अगला हमारा आता है क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और इसको काय में मेजर किया जाता है? मोल्स में. तो इस तरह से ये टोटल 7 कौन सी यूनिट्स होती हैं हमारी? प्राइमरी यूनिट्स होती हैं. एनी डाउट फॉर एनीबॉडी? नो सर. गुड, वेरी गुड. टोटल प्राइमरी 7 टाइप्स की प्राइमरी यूनिट्स होती हैं. यस हसन, क्या कह रहे हैं? सर दोबारा समझा दे, वो नेटवर्क इशू हो गया था. नेटवर्क इशू हो रहा है. ओके ओके ओके. फ्रॉम योर साइड, बिकॉज हेयर इट इज ओके. क्लियर. तो यहां पर ये हमारा क्या हो गया? प्राइमरी यूनिट्स हो गई. प्राइमरी यूनिट्स में ये टोटल 7 टाइप्स की प्राइमरी यूनिट्स हमें देखने को मिली, जिसमें पहली क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ओके, अब कुछ मैं आपका जो है टेस्ट लेना चाहूंगा यूनिट्स के केस में. जैसे आपने 10th क्लास में कुछ यूनिट्स पढ़ी होंगी, तो 10th क्लास में हम यूनिट्स के बारे में कुछ आपसे पूछेंगे. ठीक है, देख लेता हूं मैं, शायद अपलोड किया हुआ है इन्होंने या नहीं. हाँ, तो जुनून नीट.
इसमें कुछ आया नहीं आया? अभी नहीं आया टेस्ट? चलो आपको टेस्ट मिल जाएगा। अभी अभी डाला नहीं है? ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको एक एसएपी दी है, एक आपको टेस्ट दिया है, जिसमें आप करना और थोड़ी सी अपनी नॉलेज आजमाना, सही है ना? जो कि हम डेली देंगे आपको एसएपी, तो डेली आपको वो उसमें नॉलेज अपनी चेक करते रहना है, ठीक है? हमारा जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा कि जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर के बाद तुरंत हम आपको क्या देंगे? सेल्फ असेसमेंट पेपर, ओके, एसएपी। और उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, 5 ऑब्जेक्टिव एंड 5 सब्जेक्टिव, ओके? क्योंकि हमें आपको साथ में बोर्ड का भी लेके चलना है, सही है ना? तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके होंगे, आपको रेगुलर बेसिस पर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते रहने, ठीक है ना? अच्छा, टाइम बाउंड भी यहाँ होगा तक कोई? यस सर, टाइम बाउंड भी क्या कह रहे होगा हैं? उसमें? सर, टाइम बाउंड भी होगा उसमें? हाँ, टाइम भी होगा। सेल्फ नहीं, टाइम बाउंड से नहीं करना, ओके? टाइम बाउंड नहीं है उसका, ठीक है? बट डेली आपको करके रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया? प्राइमरी यूनिट्स आपकी हो गई, जिसमें पहला लेंथ हो गया, दूसरा मास हो गया, तीसरा टाइम हो गया, व्हाट टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आगे का, इससे आगे का हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे और चीजें जानेंगे कि कहाँ कैसे क्या क्या चीजें हमारी होती हैं, और यूनिट्स कितने स्टैंडर्ड्स के होते हैं, कितने स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, बहुत सारी बातें हम अगले लेक्चर में जानने वाले हैं। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अगर कोई किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं। इफ इज देयर एनी डाउट देन यू मे आस्क, प्लीज फील फ्री टू आस्क एवरीबॉडी। सो ओके, एसएपी में टाइम बाउंड भी होगा नहीं होगा हसन? ठीक है, एसएपी में कोई टाइम बाउंड नहीं होगा, ओके? और मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना है तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो, ठीक है? ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है, और इसकी 25,000 है ना? ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, तो आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, ठीक है? आज से क्लासेस शुरू है, 5 दिन का फ्री डेमो है, फिर 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा, और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में, इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन। जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे, उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर
कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी। शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कांटेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया है, क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है, और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस है जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5000 रुपीज का डिस्काउंट है ये। अब -5000 सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।